हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, जिसमें आपका 14 जून का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम जो है कंडक्ट हो चुका है। तो इस वीडियो में 14 जून के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 100% एक्यूरेसी के साथ रियल क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और एकदम राइट आंसर के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल में जो नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, हमारा वीडियो आप लोगों को थोड़ा देरी से ज़रूर मिल सकता है, लेकिन इसमें क्या है, रिसर्च करना पड़ता है, 100% एक्यूरेसी बनाना पड़ता है, तो इसमें टाइम लग जाता है, तो थोड़ा सा डिले ज़रूर रहता है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, जो कि आप लोगों से पूछा गया था कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। और इस तरीके से कुछ आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो अगर देखिए, कोणार्क मंदिर की बात की जाए तो ओडिशा में स्थित प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पैगोडो भी कहा जाता है, और इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंग राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। और यह मंदिर अपनी अनूठी रथ जैसी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ से भी ये फैक्ट से क्वेश्चन बन सकता है कि किसके लिए प्रसिद्ध है, किसने बनवाया, ये तो पूछा गया। और इसका दूसरा नाम भी पूछा जा सकता है, तो वह क्या है, ब्लैक पैगोडो है। तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, राजा नरसिंह देव प्रथम हो जाएगा। यानी कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है किसने बनवाया था, करवाया था, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा मिस, आपका जो है बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला गया है, पूछा गया था आप लोगों से। नेक्स्ट पूछा गया था यहाँ पर कि भारत के राष्ट्रीय गीत यानी जो वंदे मातरम है, उसका निर्माण 150वीं वर्षगांठ मनाने के लिए, निर्माण की 150वीं वर्षगांठ मनाने के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रव्यापी वर्ष भर चलने वाले स्मरणोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की। और कुछ इस तरीके से आपके पास ऑप्शन दिए गए थे। अगर बात करें तो आपका भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वह वंदे मातरम है, और इसका महत्व सांस्कृतिक और ऐतिहासिक अवसरों पर महापुरुषों की जयंती या फिर ऐतिहासिक रचनाओं के स्मरणोत्सव कार्यक्रम में आयोजन का मुख्य रूप से भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय ही करता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन में संस्कृत मंत्रालय मिल जाता है, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि स्वामी विवेकानंद ने वर्ष 1893 में विश्व धर्म संसद में अपना ऐतिहासिक भाषण किस शहर में दिया था। और कुछ इस तरीके से आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो देखिए, जो स्वामी विवेकानंद जी हैं, उन्होंने 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो नामक शहर में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत और सनातन धर्म की ओर से प्रतिनिधित्व किया था। यानी भारत देश की तरफ से, और जो सनातन धर्म है उसकी ओर से जो है प्रतिनिधि बन के गए थे। उनके भाषण की शुरुआत कही जाए तो अमेरिका के भाइयों और बहनों से हुई थी, जिसने वहां मौजूद सभी लोगों को प्रभावित किया। तो कहाँ पर आयोजित हुआ था, ये जो है किस शहर में, शिकागो शहर में। ठीक है, तो आपका जो है यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि म, शासन की वह प्रणाली जिसमें राज्य का प्रमुख वंशानुगत पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं होता, बल्कि वह जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, क्या कहलाता है। यानी पूछा गया था कि शासन की वह प्रणाली जिसमें राज्य का जो प्रमुख होता है, जैसे वर्तमान समय में कहा जाए मुख्यमंत्री होता है, तो वह वंशानुगत नहीं होता है, बल्कि वह जनता द्वारा प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो क्या वह राजतंत्र है, कुली तंत्र, गणतंत्र या फिर तानाशाही। तो देखिए, गणतंत्र उस देश या शासन प्रणाली को कहते हैं जहां देश का सर्वोच्च मुखिया, जैसे देश की बात की जाए तो राष्ट्रपति, वंशानुगत या राजा ना होकर जनता द्वारा एक निश्चित समय के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। और भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। ठीक है,
तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन में गड़बड़ी हुई है टाइपिंग में। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन, यानी लोकतांत्रिक गणतंत्र है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडिया आफ्टर गांधी नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। और कुछ इस तरीके से आपके पास चार ऑप्शन दिए गए थे। तो देखिए, इंडिया आफ्टर गांधी जो है ये भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार और लेखक रामचंद्र गुहा द्वारा लिखी गई एक बेहद लोकप्रिय किताब है। इसमें 1947 में आज़ादी मिलने के बाद भारतीय इतिहास का गहराई से वर्णन किया गया है। तो कुछ इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो इंडिया आफ्टर गांधी है इसमें किसके बारे में वर्णन किया गया है। तो इसमें आज़ादी मिलने के बाद भारतीय इतिहास का वर्णन किया गया है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो यहाँ पर रामचंद्र गुहा द्वारा लिखी गई है, तो रामचंद्र गुहा यहाँ पर बी ऑप्शन में मिल जाते हैं। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था आप लोगों से कि 1857 की क्रांति सबसे पहले किस शहर से शुरू हुई थी। क्या वह बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, ऐसे करके आपके पास ऑप्शन दिए गए थे। तो देखिए, यहाँ पर मंगल पांडे से जुड़ी शुरुआती घटना जो है मार्च 1857 में बैरकपुर में ही हुई थी, लेकिन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की औपचारिक और संगठित रूप से राष्ट्रव्यापी शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के भारतीय सैनिकों के विद्रोह के साथ हुई थी। लेकिन यहाँ पर बैरकपुर ही आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट पूछा गया था कि कंप्यूटर में किसी भी सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट, एक मिनट, कंप्यूटर में किसी भी सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट फाइल या फोल्डर को कॉपी करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो देखिए, यहाँ पर एग्जैक्ट जो आप लोगों ने क्वेश्चन भेजा है तो एग्जैक्ट आप लोगों ने नहीं बताया है कि कॉपी के लिए बोला गया था कि पेस्ट के लिए बोला गया था या कट के लिए। तो हमने एक अनुमानित, देखिए अगर कॉपी की बात की जाए तो कंट्रोल, यहाँ पर डिटेल भी हमने एंटर किया है। कंप्यूटर में किसी भी चुनी हुई फाइल या टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए Ctrl+C शॉर्टकट बटन का उपयोग किया जाता है। जबकि अगर Ctrl+V की बात करें तो ये पेस्ट करने के लिए, Ctrl+X जो होता है ये कट करने के लिए होता है, और कट, कॉपी, पेस्ट ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो ठीक है, Ctrl+Z जो होता है अंडू के लिए उपयोग किया जाता है, यानी एक कदम जो पिछला है अभी आप आ गए हैं तो वापस करने के लिए। नेक्स्ट आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ष 2008 में किस प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जिन्होंने राष्ट्रीय एकता गीत मिले सुर मेरा तुम्हारा को मुख्य रूप से स्वरबद्ध किया था। और कुछ इस तरीके से आपके पास चार ऑप्शन दिए गए थे। तो देखिए, किराना घराने के प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक पंडित भीमसेन जोशी को कला के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए वर्ष 2008 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो होता है भारत रत्न से नवाजा गया था। और उन्होंने ही प्रसिद्ध दूरदर्शन गीत जो मिले सुर मेरा तुम्हारा, इसकी अपने शुरुआत जो है अपने शुरू से की थी। तो यहाँ पर कहाँ पर मिल जाता है भीमसेन जोशी, बी ऑप्शन में। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो देखिए, जब 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो उसके तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर भारतीय संविधान में इसमें अनुच्छेद 51A जोड़कर 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। बाद में 2002 में 11वां कर्तव्य जोड़ा गया और इस संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर कौन से संशोधन के अंतर्गत आ जाएगा, तो आपका 42वां यहाँ पर बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था आप लोगों से कि 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर शुष्क हवा में ध्वनि की चाल लगभग कितनी होती है। तो कुछ इस तरीके से आपके पास ऑप्शन दिया गया था। इसको एग्जैक्ट इन्होंने जो जिन्होंने पेपर भेजा है तो एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं बता पाए थे। तो देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसका एक फार्मूला होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर शुष्क हवा में ध्वनि की गति जो होती है वह लगभग 331 मीटर पर सेकंड होती है। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है हवा के कणों की गतिज ऊर्जा जो है बढ़ती है, जिससे ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। और 20 डिग्री सेल्सियस जो सामान्य रूम टेम्परेचर कहलाता है उस पर यह गति बढ़कर लगभग 343 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो इसका फार्मूला होता है कि उसमें जो है कितने टेम्परेचर की बात कही जा रही है और सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ पर आपका 343 जो है बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से कि कंप्यूटर मेमोरी को मापने वाली सबसे छोटी बुनियादी इकाई कौन सी होती है। तो देखिए कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसमें सबसे छोटी इकाई जो होती है वह बिट होती है, जिसका पूरा नाम जो होता है वह बाइनरी डिजिट होता है। और यह केवल 0 या 1 के रूप में डाटा को स्टोर करती है। इसके बाद 4 बिट मिलकर एक निब्बल बनाते हैं और 8 बिट मिलकर एक बाइट बनाते हैं। तो इसी तरीके से आगे KB, MB, GB, TB ऐसे करके जो है बढ़ता रहता है। तो सबसे छोटी इकाई की बात की गई है मेमोरी की। तो यहाँ पर आपका बिट यानी जो कि आपको सी ऑप्शन में मिल जाता है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया था आप लोगों से कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी यानी ताजे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है। और कुछ इस तरीके से आपके पास ऑप्शन दिए गए थे। तो देखिए आप लोगों को बता दें कि जम्मू कश्मीर के जो बांदीपोरा जिला है उस पर स्थित जो वूलर झील है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक नेचुरल झील है। यह झेलम नदी के मार्ग में आती है और इसका आकार मौसम के अनुसार बदलता रहता है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील है। ये फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है कि जो आपकी चिल्का झील है यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यहाँ से भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया है कि जब स्टार्च को गर्म पानी में उबाला जाता है तो स्टार्च के अणुओं द्वारा पानी सोखने और फूलकर गाढ़ा जेल बनाने की इस विशिष्ट विधि प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो देखिए ये साइंस का क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से पूछ लिया गया था। तो इस प्रक्रिया को श्लेषीकरण या जिलेटिनाइजेशन कहा जाता है। जब स्टार्च के कणों को पानी के साथ गर्म किया जाता है तो वह पानी को सोख कर फूलने लगते हैं और एक निश्चित टेम्परेचर पर पहुंचने के बाद वे पूरी तरह टूट जाते हैं और पानी एक गाढ़े जेल या पेस्ट के रूप में बन जाता है, जैसा कि हम हलवा या सूप बनाते समय देखते हैं, जैसे आप लोगों का हलवा होता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, श्लेषीकरण या जिलेटिनाइजेशन आपका जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से कि ग्रामीण क्षेत्रों में त्वरित और सुलभ न्याय सुनिश्चित करने के लिए ग्राम न्यायालय अधिनियम जो है ग्राम न्यायालय एक्ट किस तिथि से आधिकारिक रूप से प्रभावी हुआ है यानी लागू हुआ है। तो कुछ इस तरीके से आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो देखिए आप लोगों को बता दें कि जो ग्रामीण इलाका होता है, ग्रामीण क्षेत्र, उनमें लोगों को उनके घर के पास ही सस्ता और त्वरित न्याय दिलाने के उद्देश्य से संसद द्वारा जो है ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 पारित किया गया था। और यह कानून आधिकारिक तौर पर महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2009 से पूरे देश में प्रभावी रूप से लागू हुआ था। तो आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, 2 अक्टूबर 2009, जो कि आपको सी ऑप्शन में मिल जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, यदि किसी देश या क्षेत्र की जनसंख्या पिरामिड नीचे से संकीर्ण और ऊपर से चौड़ा है तो यह मुख्य रूप से किस जनसांख्यिकी स्थिति को दर्शाता है। तो देखिए, जब पिरामिड जो होता है वह आधार यानी नीचे का हिस्सा संकीर्ण हो जाता है, कुछ इस तरीके से हो जाता है, तो इसका मतलब है कि वहाँ बच्चों का जन्म कम हो रहा है यानी जन्म दर घट रही है। और वहीं पर ऊपर का हिस्सा चौड़े होने को दर्शाता है कि वहाँ वृद्ध लोगों की संख्या अधिक है और जीवन प्रत्याशा बेहतर है। अगर यही स्थिति मुख्य रूप से एक बुजुर्ग होती, मतलब मुख्य रूप से एक बुजुर्ग होती आबादी की ओर इशारा करती, जैसा कि वर्तमान में जापान और कुछ यूरोपीय देशों में देखा जा रहा है और हमारे इंडिया में भी। तो क्या हो जाएगा, क्या पूछा गया था कि जनसंख्या पिरामिड नीचे से संकीर्ण संकीर्ण हो रही है और ऊपर से चौड़ी हो रही है, यह मुख्य रूप से जनसांख्यिकी की किस स्थिति को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, तो यहाँ पर जो है पिरामिड ऐसे कुछ बन रहा है, तो ये जो है आबादी जो वहाँ की है तो वो बुजुर्ग हो रही है और जन्म दर जो है कम हो गई है। तो यहाँ पर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ये जो है आपका करंट अफेयर से पूछा गया था कि केंद्रीय बजट जो 2025-26 में देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम को गति देने और नए व्यवसाय को सहायता के लिए कितनी राशि के नए फंड की घोषणा की गई थी। देखिए, इसका डिटेल समझ लेते हैं। भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप को शुरुआती और विकास के चरणों में वित्तीय सहायता प्रदान करने और देश में नए व्यवसायों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बजट में 10,000 करोड़ के नए फंड्स को आवंटित करने की घोषणा की गई थी। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह 10,000 करोड़, जो कि आप लोगों को बी ऑप्शन में यहाँ पर मिल जाता है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था आप लोगों से कि जनसांख्यिकी यानी जो आप कहा जाए डेमोग्राफिक है, तो उसके संदर्भ में जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी शब्द का क्या अर्थ है। तो देखिए, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर आमतौर पर प्रति वर्ग किलोमीटर में देखा जाता है, तो उसके दायरे में निवास करने वाले लोगों की औसत संख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए 1 किलोमीटर का एरिया है, तो इस 1 किलोमीटर के एरिए में कितने लोग बस रहे हैं, कितने लोग रह रहे हैं, वो जो है पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाता है। तो यह किसी क्षेत्र की भूमि पर जनसंख्या के दबाव को मापने का एक मुख्य पैमाना है। उदाहरण के लिए विकल्प ए लिंगानुपात और विकल्प सी जन्म दर को दर्शाता है। जैसे किसी देश में पुरुषों और महिलाओं की कुल संख्या का अनुपात क्या दर्शाएगा, लिंगानुपात। और वहीं पर सी में दिया गया है एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर होने वाले जन्मों की संख्या, तो वो जन्म दर को बताता है। लेकिन प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की औसत संख्या क्या कहलाती है, वो जो है आपके पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व कहलाता है। नेक्स्ट पूछा गया था कि निम्नलिखित में से वह कौन सा प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल है जहां निम्न पाषाण काल यानी लोअर पेलोटिक से लेकर मध्य पाषाण काल तक के मानव निवास और पाषाण औजारों के निरंतर अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ पर, तो वह मध्य प्रदेश के राय जिले में स्थित जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, तो इसमें शैलाश्रय यानी रॉक शेल्टर्स भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के सबसे प्राचीन चिन्हों में से एक है। और इन भीमबेटका की जो गुफाएं हैं इनको वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया गया है। तो यहाँ पर निम्न पाषाण काल को से लेकर मध्य पाषाण काल और उसके बाद के समय तक के मानव आवास तथा पत्थरों के औजारों के अटूट और निरंतर प्रमाण मिले हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर जो दीवारें हैं तो उन पर की गई ऐतिहासिक जो चित्रकारी है वह भी विश्व प्रसिद्ध है, क्योंकि इसको वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया गया है। तो भीमबेटका की गुफाएं जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है।
तो इनके अवशेष पाए गए। अगर बात करें नेक्स्ट, तो आप लोगों का पूछा गया था क्वेश्चन कि तमिलनाडु के प्रसिद्ध लोक नृत्य काराकट्टम में नर्तक नर्तकियां यानी जो नाचने वाले होते हैं लड़का या फिर लड़की, तो उनके सिर पर पीतल या मिट्टी का घड़ा संतुलित करके नृत्य करते हैं। ठीक है, तो यह किस देवी की पूजा के लिए किया जाता है? यानी जो आपका काराकट्टम नृत्य है वह किस देवी की पूजा के लिए किया जाता है? और कुछ इस तरीके से आपके पास 4 ऑप्शन जो है दिए गए थे। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें काराकट्टम की, तो काराकट्टम तमिलनाडु का एक अत्यंत पुराना और पारंपरिक लोक नृत्य है जो मुख्य रूप से वर्षा की देवी माता मरियम्मन को समर्पित होता है। और इस नृत्य के माध्यम से अच्छी वर्षा और फसल की कामना के लिए देवी की स्तुति की जाती है, और जिसमें कलाकार अपने सिर पर जल या अन्न से भरे घड़े को बिना छुए अद्भुत संतुलन के साथ जो है लेकर चलते हैं, उसमें नृत्य करते हैं। तो आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर? मरियम्मन माता को जो है समर्पित होता है। तो यहाँ पर माता मरियम्मन ए ऑप्शन में जो है मिल जाता है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि भूकंप के दौरान वह विशिष्ट क्षेत्र जहां सिस्मोग्राफ पर कोई भी एस तरंग यानी ये एस वेव दर्ज नहीं होता है, जो कि इस तरीके से होता है, तो वह क्या कहलाता है? इस तरीके से आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए थे: संक्रमण क्षेत्र, छाया क्षेत्र, क्रस्ट मेंटल बाउंड्री, अभिसरण क्षेत्र। तो देखिए भूकंपी तरंगों के संदर्भ में इस क्षेत्र को छाया क्षेत्र यानी शैडो जोन कहा जाता है। ठीक है, और भूकंप की द्वितीय तरंगे एस वेव केवल ठोस माध्यम से ही गुजर सकती हैं, वे तरल माध्यम में गति नहीं कर पाती। और जब ये तरंग पृथ्वी के आंतरिक हिस्से में मौजूद तरल बाह्य कोर यानी आउटर कोर से टकराती है तो आगे नहीं बढ़ पाती हैं। और यही कारण है कि भूकंप के केंद्र जो होते हैं एपिसेंटर, तो वहाँ से 10 डिग्री सेल्सियस से 180 के बीच के पूरे हिस्से में कोई भी एस तरंग दर्ज नहीं होता है, जिसे एस वेव शैडो जोन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन छाया क्षेत्र जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों से पूछा गया था कि ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किए गए विश्व के पहले मैकेनिकल कंप्यूटर का नाम क्या था? अबेकस, एनालिटिकल इंजन, पास्कल या फिर इनियाक। तो देखिए जो चार्ल्स बेबेज हैं जिनको जो है कंप्यूटर का जनक माना जाता है, तो उनके द्वारा डिजाइन किए गए विश्व के सबसे पूर्णतः यांत्रिक यानी मैकेनिकल कंप्यूटर का नाम एनालिटिकल इंजन था। और उन्होंने 1830 ईस्वी के दशक में इसकी रूपरेखा तैयार की थी। इसमें एक आधुनिक कंप्यूटर की तरह ही इनपुट आउटपुट मिल यानी प्रोसेसर स्टोर की बुनियादी अवधारणाएं शामिल थीं। और इसी क्रांतिकारी आविष्कार के कारण चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक यानी फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आने वाली शिफ्ट में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय यानी MORTH के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2010 से 2020 के दशक के दौरान भारत की ग्रामीण सड़क नेटवर्क यानी रूरल रोड नेटवर्क की कुल लंबाई में से लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी? तो कुछ इस तरीके से एग्जैक्ट तो ऑप्शन नहीं बता पाए हैं, राइट आंसर यहाँ पर आपको बता देते हैं। तो देखिए आपका जो है यहाँ पर आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार जो दिया गया है उसके अनुसार बात किया जाए तो 2010 से 20 के जो दशक है उसमें भारत के ग्रामीण सड़क नेटवर्क में लगभग 85% की वृद्धि दर्ज की गई। और इस तीव्र विकास का मुख्य श्रेय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं को जाता है, जिसके तहत देश के सुदूर और ग्रामीण इलाकों को बारहमासी पक्की सड़कें से जो है उनके मेन स्थान को जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर 85% डी ऑप्शन में मिल जाता है, तो वही आपका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है, यानी यूनिटरी फीचर है। तो कुछ इस तरीके से आपके पास ऑप्शन दिए गए थे। तो इसका देखिए भारतीय संविधान में जो संघात्मक है फेडरल, एक एकात्मक, दोनों प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं, जिसमें से एक एकात्मक विशेषता का सही उदाहरण एकीकृत न्यायपालिका है। भारत में शीर्ष पर सुप्रीम कोर्ट है, उसके अधीन राज्यों के हाई कोर्ट तथा निचली अदालतें जो है काम करती हैं, जो पूरे देश के लिए एक ही कानूनी व्यवस्था पालन करती हैं, एक ही संविधान होता है। और इसके विपरीत विकल्प ए, बी, सी और डी, यानी संविधान की सर्वोच्चता, दोहरी सरकार और द्विसदनी व्यवस्था, ये जो है भारतीय संविधान के संघीय या संघात्मक ढांचे के लक्षण है। ठीक है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में एकात्मक विशेषता पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, एकीकृत न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था आप लोगों से कि भौगोलिक दृष्टि से भारत के मालाबार तट जो पश्चिमी तटीय मैदान के सबसे निकट कौन सा द्वीप समूह स्थित है। तो देखिए जो आप भारत का मालाबार तट है जो मुख्य रूप से केरल के तटीय हिस्सों में विस्तृत है और उसके सबसे नज़दीक लक्षद्वीप समूह स्थित है। यह अरब सागर में स्थित भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो केरल को कोच्चि तट से मात्र 220 से 440 किलोमीटर की दूरी पर फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा शुरू की गई सहायक संधि यानी सब्सिडियरी अलायंस का सबसे पहले किस भारतीय रियासत के शासक ने स्वीकार किया था। क्या अवध के नवाब ने? कुछ इस तरीके से आपके पास ऑप्शन दिए गए थे, 4 ऑप्शन। तो देखिए लॉर्ड जो वेलेस्ली थे उनकी सहायक संधि को सबसे पहले किस जो है पहले स्वीकार करने वाले शासक की बात करें तो हैदराबाद का निजाम था, जिसने वर्ष 1798 में ही इस पर हस्ताक्षर किए थे। और इस संधि के तहत भारतीय राजाओं को अपने राज्यों में ब्रिटिश सेना रखनी पड़ती थी और अपनी विदेश नीति अंग्रेजों को सौंपनी पड़ती थी, जिससे धीरे धीरे उनकी स्वतंत्रता समाप्त हो गई थी। हैदराबाद के बाद मैसूर में जो है 1799 में, फिर 1801 में अवध ने स्वीकार किया था। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ पर निजाम था। ठीक है, ये क्या है? हैदराबाद के थे, तो हैदराबाद के निजाम जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि डिस्क डिफ्रेगमेंटर यानी जो है उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बजाय सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी यूटिलिटी क्यों माना जाता है। तो देखिए जो डिस्क डिफ्रेगमेंटर एक यूटिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्योंकि यह कंप्यूटर के हार्डवेयर के रख रखाव और सिस्टम के प्रदर्शन को अनुकूलित करता है। जब हम हार्ड ड्राइव पर फाइलें सेव करते हैं तो वे अलग अलग हिस्सों में बिखर जाती हैं और यह सॉफ्टवेयर उन बिखरे हुए डाटा को एक जगह व्यवस्थित करता है, जिससे हार्ड डिस्क की कार्यक्षमता और कंप्यूटर की स्पीड जो है बढ़ जाती है। और इसका सीधा संबंध यूजर के किसी निजी काम से ना होकर कंप्यूटर के आंतरिक मेंटेनेंस से रिलेटेड होता है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका, यह कंप्यूटर हार्डवेयर के रख रखाव और सिस्टम के प्रदर्शन को अनुकूलित करता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स समूह द्वारा संचालित न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी का नया आधिकारिक पूर्ण सदस्य बना। ऑप्शन मिल जाता है अर्जेंटीना, अल्जीरिया, सऊदी अरब या फिर मलेशिया। तो देखिए ब्रिक्स देशों की बात की जाए तो इसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है जो, ठीक है। और इनके द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का नया आधिकारिक पूर्ण सदस्य अल्जीरिया बना है
और बैंक ने अपने वैश्विक दायरे को बढ़ाने और उभरती अर्थव्यवस्थाओं को सहयोग देने के लिए हाल ही में अल्जीरिया की सहायता को आधिकारिक रूप से मंजूरी दे दी है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि धुर दक्षिणपंथी नेता एंटिनो कास्ट हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, जिससे वहाँ दशकों बाद एक बड़ा राजनीतिक बदलाव आया है। तो देखिए जोस एंटिनो कास्ट की अगर बात करें तो ये किस देश के थे, मतलब किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। तो ये जो है चिली देश के राष्ट्रपति जो है चुने गए हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अगले इससे रिलेटेड फैक्ट की बात करें तो चिली में लंबे समय तक मध्य मार्गी या वामपंथी विचारधारा वाले जो है सरकारों का प्रभाव रहा है, और ऐसे में एक धुर दक्षिणपंथी नेता का सत्ता में आना वहाँ के राजनीतिक परिदृश्य के में दशकों बाद एक बहुत बड़ा बदलाव माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड यानी NBWL की ऐतिहासिक 7वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई थी। तो देखिए जो हमारे प्रधानमंत्री साहब हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, तो इनके द्वारा राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड यानी नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की यह एक ऐतिहासिक बैठक थी, जिसमें जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में आयोजित की गई थी। और आमतौर पर इसकी बैठक दिल्ली में होती है, लेकिन पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण के संदेश को धरातल पर मजबूत करने के लिए देश के इस सबसे पुराने और प्रतिष्ठित राष्ट्रीय उद्यान में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में इसका आयोजन किया गया। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर जिम कॉर्बेट, क्या हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि ए ऑप्शन में मिल जाता है और ये उत्तराखंड में है। तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन तो डिस्कस जरूर कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट को भी डिस्कस कर रहे हैं, जिससे आप लोगों को उससे रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले शिफ्ट में पूछा जाए तो मदद मिले। नेक्स्ट पूछा गया था कि किसी निश्चित तापमान पर ध्वनि की चाल निम्नलिखित में से किस माध्यम में सबसे अधिकतम होगी, यानी सबसे फास्ट होगी। आपका टेम्परेचर जो है निश्चित है, तो आप किस में जो है स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा रहेगी, निर्वात, वाटर, आयरन या फिर एयर। तो देखिए जो आपका आयरन होता है, लोहा, तो ये जो है सेम टेम्परेचर पर अधिक स्पीड से जो है ध्वनि की चाल इसमें बढ़ेगी। अगर बात करें तो यहाँ पर डिटेल भी दिया गया है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक आयरन यानी लोहा यानी ठोस माध्यम में होगी। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग यानी मैकेनिकल वेव है, जिसे यात्रा करने के लिए माध्यम के कणों की आवश्यकता होती है। माध्यम के कण जितने पास पास और लचीले होंगे, इलास्टिक होंगे, ध्वनि उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेगी। यही कारण है कि ध्वनि की गति गैस में सबसे धीमी, द्रव में उससे भी तेज और ठोस पदार्थों में सबसे तेज होती है। ध्यान रहे कि निर्वात में कोई माध्यम न होने के कारण ध्वनि यात्रा ही नहीं करती है और वहाँ ध्वनि का चाल शून्य होता है। जैसे हम बोल रहे हैं तो यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एंड आज का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वर्ष 1991 में अपनाई गई नई आर्थिक नीति LPG सुधारों के बाद भारत के किस क्षेत्र में सबसे तीव्र वृद्धि दर्ज की गई, जो आगे चलकर भारत की GDP का सबसे बड़ा स्रोत बनेगा। तो देखिए वर्ष 1991 में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण सुधारों के बाद जो है भारत के बैंकिंग और सेवा क्षेत्र यानी तृतीयक क्षेत्र जिसको कहा जाता है, ठीक है, तो उसमें तीव्र वृद्धि देखी गई है। इन सुधारों ने विदेशी निवेश के रास्ते खोले, निजी बैंकों को बढ़ावा दिया और सूचना प्रौद्योगिकी IT व टेलीकॉम क्रांति की नींव रखी। इसके बाद परिणाम स्वरूप कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ते हुए सेवा क्षेत्र आज भी भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में आधे से अधिक 53 से 55 का योगदान देने वाले सबसे बड़े स्रोत बने हुए हैं।
तो यही कुछ क्वेश्चन थे जो आप लोगों के द्वारा हमारे पास भेजे गए थे और इनको हम लोगों ने डिस्कस किया, जो कि 100% एक्यूरेसी के साथ हमने आप लोगों को राइट आंसर और एक्यूरेटली क्वेश्चन को बताया है, हूबहू वही सिस्टम में जो आपके जो है कंप्यूटर में पूछा गया था 14 जून सेकंड शिफ्ट में। तो ये क्वेश्चन जो था ये 14 जून के सेकंड शिफ्ट का है। आज 15 जून है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 15 जून का अभी किसी ने भेजा नहीं है। यदि आपके पास है, आप पेपर देने जा रहे हैं, तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर क्वेश्चन भेजिए ताकि यहाँ पर वीडियो बन सके, उसका हम पूरा डिटेल रिसर्च कर सकें ताकि आप लोगों को इससे मदद मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।